हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट क्लास। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सभी लोग बहुत ही हेल्दी हैप्पी होंगे और बहुत ही एक्साइटेड होंगे अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए। स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बहुसंस्कृतिवाद, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में नया ऐड किया गया था और इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी टॉपिक आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। चलिए आपका टाइम बर्बाद नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। बहुसंस्कृतिवाद, तो जैसे कि सबसे पहले हमें इसका अर्थ समझना होगा। बहुसंस्कृतिवाद क्या है स्टूडेंट? बहुसंस्कृतिवाद से मतलब है अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ जो साथ साथ होते हुए भी अपना अलग अस्तित्व, अपनी अलग पहचान बनाए रखती हैं। बहुसंस्कृति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। बहु अर्थात अनेक या एक से अधिक और संस्कृति। इस प्रकार बहुसंस्कृति में अनेक भिन्न भिन्न संस्कृति के लोगों के मध्य घनिष्ठ परिचय होता है। वो सभी लोग अपनी संस्कृति से परस्पर एक दूसरे से प्रभावित करते हैं और उनके बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है। फिर भी ये सामाजिक एकता या आत्मसातकरण के विपरीत अपनी विशिष्टता बनाए रखती है। बहुसंस्कृति व्यक्ति को अपना अस्तित्व बनाए रखते हुए समाज में स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति होने का अवसर देती है। बहुसंस्कृतिवाद समूह की पहचान को समर्थन प्रदान करती है और इस पहचान के परंपरागत साधन कौन कौन से हैं स्टूडेंट? इस पहचान के परंपरागत साधन धर्म, समाज और उनकी मान्यताएं हैं, जबकि आज राजनैतिक, व्यावसायिक, भाषाई, सामाजिक संबंध या और किसी अन्य आधार पर समूह की पहचान की जा रही है। स्टूडेंट, आधुनिक काल में अनेक अलग अलग आधारों पर व्यक्तिक पहचान पर बल दिया गया है, जबकि उत्तर आधुनिकता के समय में जो हमने अभी ऊपर सारी चीज़ें बताई हैं उन सभी आधार पर व्यक्ति को सामाजिक पहचान प्रदान की गई है। स्टूडेंट, नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को प्राप्त हुआ था, तो उन्होंने बहुसंस्कृति को दो अलग अलग रूपों में देखा है। एक वो जो विविधता को खुद एक मूल्य मानकर उसे बनाए रखने की बात करती है और दूसरी तर्क करने और निर्णय लेने की स्वतंत्रता का समर्थन करती है, और ये सांस्कृतिक विविधता को उसी सीमा तक स्वीकार करती है जहाँ तक व्यक्ति उसका चयन करना चाहता है। स्टूडेंट, बहुसंस्कृतिवाद अलग अलग संस्कृतियों से युक्त समुदाय से संबंधित है और सामान्य रूप से बहुसंस्कृतिवाद का प्रयोग दो तरीकों से किया जाता है, वर्णनात्मक और मानकीकृत। तो वर्णनात्मक रूप में ये सांस्कृतिक विविधता के साधारण अर्थ को प्रकट करता है और मानकीकृत के रूप में ये विचारधारा को प्रकट करता है जो लोगों को भली प्रकार अपनी पहचान व्यक्त करने का मौका देती है। तो इस तरीके से बहुसंस्कृतिवाद का संबंध राजनीतिक नीतियों से है। 1970 के आसपास पाश्चात्य देशों ने बहुसंस्कृति को शासकीय नीति के अंतर्गत स्वीकार किया। वैसे तो अलग अलग राष्ट्रों में इसे स्वीकृति देने के कारण भी अलग अलग रहे हैं। अमेरिका, अफ्रीका और एशिया जैसे महाद्वीपों में सांस्कृतिक विविधता है। ये विविधता सांस्कृतिवाद से बहुत निकट है और पश्चिमी बहुसंस्कृतिवाद की नीतियों से भी समानता रखती है, लेकिन इन देशों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अलग अलग है और उनकी नीतियों का उद्देश्य भी अलग है। इनमें से बहुत सारे देशों में सांप्रदायिकता का मुद्दा चरम पर मुद्दा है। ऐसे देशों का उद्देश्य एक जातीय या एक संस्कृति वाले राष्ट्र का निर्माण करना है। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया बहुसंस्कृतिवाद का अर्थ। अब इसके अलग अलग रूप कौन कौन से हैं हम इसके विषय में भी बात करते हैं। स्टूडेंट, विश्व स्तर पर बहुसंस्कृति के 3 रूप दिखाई देते हैं, अमेरिका, भारत और कनाडा। अमेरिका के खोज के बाद लोगों का अमेरिका में प्रवास आर्थिक प्रयोजन से हुआ था। अमेरिका में दिखाई देने वाले बहुसांस्कृतिक लक्षण का आधार आर्थिक है। वहाँ के लोगों ने मिलकर बहुसंस्कृति का वर्तमान रूप बनाया है, जबकि भारत के विभिन्न कारणों से अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न धर्म संस्कृति के लोगों का आना हुआ
और बाद में वो लोग यहाँ के स्थायी निवासी हो गए। इस तरीके से भारत में दिखाई देने वाली बहुसंस्कृति के लक्षण का आधार ऐतिहासिक है। आज़ादी के बाद भारत के संविधान में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान भी किए गए, जिससे भारत में बहुसांस्कृतिक तत्वों को और अधिक बल मिला। ठीक है। और तीसरा जो मुख्य स्वरूप हम देखते हैं कनाडा में, स्टूडेंट कनाडा में अपने देश के विकास के लिए राजनीतिक स्तर पर नीतियां बनाकर ऐसी सुविधाएं प्रदान की गई जिससे अन्य देश के नागरिक वहां आकर बसे। इस तरीके से कनाडा की बहुसंस्कृति का आधार राजनीतिक है और कनाडा में लोगों को बुलाया गया और फिर बहुसंस्कृति का निर्माण किया गया है। अब हम जरूर बात करेंगे बहुसंस्कृतिवाद के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर, क्योंकि इसमें से आपके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टूडेंट विल केमिलिका बहुसंस्कृतिवाद के इतिहास को 3 अवस्थाओं में विभाजित करते हैं। ठीक है। पहला, समुदायवाद के रूप में बहुसंस्कृतिवाद। स्टूडेंट 1989 से पहले के उदारवाद, समुदायवाद, वाद विवाद में बहुसंस्कृतिवादी लोगों को सांस्कृतिक समुदायों के सदस्यों के रूप में संगठित करने की कोशिश कर रहे थे और किसी भी तरीके के सामूहिक अधिकारों की तलाश में थे। उदारवादियों ने बल दिया कि व्यक्ति नैतिक रूप से समुदाय से पहले है, इसलिए उसे किसी परंपरा या समाज के मानदंडों से सीमित नहीं किया जाना चाहिए। समुदायवादी व्यक्ति को समुदाय का अनिवार्य भाग और सामाजिक प्रथाओं के उत्पाद के रूप में देखते थे। उदारवादियों और समुदायवादियों के बीच इस विवाद में समुदायवादियों के जरिए बहुसंस्कृतिवादियों का पक्ष लिया गया है। वो मानते हैं कि बहुसंस्कृतिवाद स्वायत्तता के भ्रांतिपूर्ण प्रभावों से समुदायों की सुरक्षा करने और समुदाय का मूल प्रदर्शित करने का एक उचित तरीका है। समुदायवाद प्राकृतिक रूप से बहुसांस्कृतिवाद के एक प्रारूप की दिशा में विकसित हुआ। स्टूडेंट उदारवाद ढांचे में बहुसंस्कृतिवाद, ये हमारा दूसरा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। पहला तो समुदायवाद के रूप में बहुसंस्कृतिवाद था और दूसरा है उदारवादी ढांचे में बहुसंस्कृतिवाद। स्टूडेंट केमिलिका तर्क देता है कि बहुसंस्कृतिवाद के विषय में अधिकांश बहस उदारवादी बहुसंख्यक और समुदायवादी अल्पसंख्यकों के बीच नहीं है, बल्कि उदारवादियों में उदारवाद के अर्थ के विषय में है। ये उन व्यक्तियों और समूहों के बीच वाद विवाद है जो मूलभूत उदारवादी प्रजातांत्रिक मैत्रिक का समर्थन करते हैं, पर जो विशेषकर बहुजातीय समाजों में इन सिद्धांतों की व्याख्या के विषय में असहमत है। वो भाषा की उचित भूमिका, उदारवादी प्रजातांत्रिक समाजों और संस्थानों में राष्ट्रीयता और जातीय पहचान के विषय में असहमत होते हैं। कुछ समूह मांग करते हैं कि उनकी भाषा, संस्कृति और प्रथाओं को निश्चित मात्रा में सुरक्षा दिया जाना न केवल उनके समूहों के अस्तित्व के लिए जरूरी है, बल्कि उदारवादी सिद्धांतों के साथ सुसंगत और उदारवादी सिद्धांतों के द्वारा अपेक्षित भी है। तो अब बात करते हैं इसके तीसरे परिप्रेक्ष्य की, जो है राष्ट्र निर्माण की एक प्रक्रिया के रूप में बहुसंस्कृतिवाद। स्टूडेंट सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि एक उदारवादी राज्य धर्म और जातीय सांस्कृतिक भिन्नता के लिए तटस्थ होता है। इसका मतलब ये है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता, इसलिए प्राथमिक स्थान के आधार पर उसकी कोई आधिकारिक संस्कृति भी नहीं हो सकती। संस्कृति को धर्म की तरह नागरिक के आंतरिक जीवन का हिस्सा माना जाता है और राज्य की इसमें कोई भूमिका नहीं होती। एक उदारवादी राज्य किसी जातीय समूह का समर्थन नहीं करता और उनकी भाषा, साहित्य और इतिहास के विषय में उदासीन रहता है। स्टूडेंट माइकल वार्जर कहते हैं कि इस अर्थ में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आदर्श उदारवादी राज्य है, जिसमें संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त कोई आधिकारिक भाषा नहीं है। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से बहुसंख्यकों का पक्ष लेती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे बहुसंस्कृतिवाद के पश्चिमी प्रतिमान की। वो क्या है? स्टूडेंट पश्चिमी प्रजातंत्र में पाए जाने वाले 5 प्रकार के जातीय सांस्कृतिक समूहों की प्रतिक्रियाओं के द्वारा केमिलिका बहुसंस्कृतिवाद के 5 समूहों की चर्चा करता है। ठीक है। तो ये 5 समूह जरूर आप देखिए। जैसे पहला है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, दूसरा है आप्रवासी समूह और आप्रवासी समूह, तीसरा है पृथकतावादी जातीय धार्मिक समूह और चौथा है विदेशीय समूह और पांचवा है आपका प्रजातीय जाति समूह।
चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक से। स्टूडेंट, राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों से किमेलिका का मतलब उन सब समूहों से है जो विद्यमान राज्य से जुड़ने से पहले ही संगठित और कार्यरत थे। इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया, उपराज्यीय राष्ट्र और देशज लोग। स्टूडेंट, उपराज्यीय राष्ट्र वो राष्ट्र होते हैं जिनके पास वर्तमान में कोई राज्य नहीं है, लेकिन विगत काल में उनके पास राज्य हो सकता था, यानी कि जो राज्य की इच्छा कर रहे हो। देशज लोग वो हैं जिनकी पारंपरिक भूमि उपनिवेशों द्वारा अधिग्रहित कर ली गई और जिन्होंने शक्ति या संधि के कारण उस राज्य का हिस्सा बनना स्वीकार किया, जिसका संचालन उपनिवेशों द्वारा किया जा रहा था। इन राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों ने अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए अधिक स्वायत्तता पाने की कोशिश की और जैसा कि 18वीं और 19वीं शताब्दी की विशेषता थी, उदारवादी प्रजातंत्रों ने उनकी मांगों को बलपूर्वक कुचलने की कोशिश की। स्टूडेंट, पिछली शताब्दी में बहुत सारे परिवर्तन हुए और ये स्वीकार किया जा रहा है कि अल्पसंख्यक राष्ट्रवाद का दमन सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही प्रकार से उचित नहीं है। अब इस बात की आवश्यकता है कि उदारवादी ढांचे में ही एक सिद्धांत को विकसित किया जाए जो अल्पसंख्यकों में भी उसी तरीके से राष्ट्रवाद को विकसित होने दें जैसा कि बहुसंख्यकों में हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला समूह हो गया। अब हम दूसरे समूह की बात करेंगे जो अप्रवासी समूह है। स्टूडेंट, वो समूह जिन्होंने अपनी मातृभूमि त्याग दी और ज़्यादातर आर्थिक कारणों से और राजनीतिक कारणों से दूसरे समाज में उत्प्रवास कर रहे हैं। इन समूहों को 2 दलों में बांटा जा सकता है, एक वो जिसके पास नागरिक बनने का अधिकार है और दूसरा वो जिसको ये अधिकार नहीं है। स्टूडेंट, ये भेद राजनीतिक सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण है। अप्रवासी समूहों ने बहुसंख्यकों द्वारा राष्ट्र निर्माण का विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने एकीकरण संबंधी वार्ता करते समय कुछ सुविधाएं चाहीं। मुख्य धारा में स्वेच्छापूर्वक एकीकृत होते हुए अप्रवासियों ने मांग की कि उन्हें खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन और धर्म जैसी कुछ प्राचीन प्रथाओं को बनाए रखने की अनुमति होनी चाहिए। ऐतिहासिक रूप से उदारवादी प्रजातंत्रों ने इसका प्रतिरोध किया। 1960 के दशक तक मेल्टिंग पॉट प्रतिमान स्वीकार्य था और अप्रवासियों द्वारा अपनी संस्कृति का अत्यधिक प्रदर्शन करने देश विरोधी माना जाता था। स्टूडेंट, 1970 के दशक के बाद ये नीति अनावश्यक और राष्ट्र विकास के लिए हानिकारक मानी जाने लगी, क्योंकि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था कि अपनी निज जातीय संस्कृति को अक्षत रखना व्यक्ति को कम देश प्रेमी बनाता। तो ये हमारा हो गया बहुसंस्कृतिवाद के पश्चिमी प्रतिमान का दूसरा समूह। अब बात करते हैं तीसरे समूह की, जो है पृथकतावादी जातीय धार्मिक समूह। स्टूडेंट, ज़्यादातर अप्रवासी बहुसंख्यक समूहों के साथ एकीकृत होना चाहते हैं, लेकिन कुछ छोटे अप्रवासी समूह ऐसे भी हैं जो स्वेच्छा से राजनीतिक और नागरिक समाज से अलग रहना चाहते हैं। इन समूहों का धर्म विज्ञान आधुनिकता के साथ किसी भी तरीके से संपर्क से बचने की अपेक्षा करता है। ये समूह अपनी पृथकता बनाए रखने के लिए कई कानूनों जैसे सेना की सेवाएं से मुक्ति पाना चाहते हैं और अल्पसंख्यक राष्ट्र निर्माण के साथ संवाद से बचना चाहते हैं। स्टूडेंट, ऐतिहासिक रूप से उदारवादी प्रजातंत्रों ने उनकी मांगें मानी हैं, क्योंकि उनके उत्प्रवास के समय अमेरिका और कनाडा को अप्रवासियों की आवश्यकता थी। वो संख्या में भी अल्प थे और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अधिक कष्टप्रद नहीं थे। ये स्वीकृति अभी भी जारी है, क्योंकि ये दूसरे समूहों के लिए कष्ट का कारण नहीं बनते। स्टूडेंट, सॉरी, मैं बीच में आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। हमारी ऑफलाइन क्लास आप सभी के लिए है। स्पेशली मैं उन गर्ल्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो हाउसवाइफ हैं या जॉब कर रही हैं, जिनके आसपास ऐसी सुविधा नहीं है कि वो वहाँ जाके पढ़ाई कर सकें, कोचिंग जैसी, तो प्लीज़ हमसे वो जुड़ें। और हमारा स्पेशल बैच जो है वो गर्ल्स के लिए भी है और आप घर बैठ के अपने नेट की तैयारी कर सकते हैं, अपने कोर्स को पूरा डिटेल से समझ सकते हैं और कोई भी अगर आपको समस्या आ रही हो तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमने कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा। आप प्लीज़ अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आप बढ़ेंगी तभी देश बढ़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने चौथे समूह की तरफ आगे बढ़ते हैं। विदेशी समूह, ये वो समूह हैं जिन्हें वास्तविक अर्थ में कभी भी नागरिक बनने का अधिकार नहीं दिया गया। वो मुख्य धारा में समावेशित होना चाहते हैं और ये समूह अलग अलग प्रकार के लोगों से बना है।
स्टूडेंट, कुछ अनियमित प्रवासी हैं जैसे अवैध प्रवासी और कुछ अस्थायी प्रवासी हैं जैसे अतिथि श्रमिक। इनका प्रवासी देश में रुकना अपेक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवहार में ये लगभग स्थायी रूप से रुक जाते हैं। जैसे कैलिफोर्निया में मैक्सिकन, स्पेन और इटली में उत्तरी अफ्रीकी ये एक बड़े समुदाय का निर्माण करते हैं। माइकल वॉल्जर इन्हें मैट्रिक्स और अन्य देशीय निवासी और विदेशी की संज्ञा देते हैं, यानी कि वो दीर्घकालीन निवासी जो नागरिकता से बहिष्कृत हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रजातीय जाति समूह की। स्टूडेंट, दीर्घकालीन निवासियों का कोई भी समूह राष्ट्र की सदस्यता से बहिष्कृत नहीं करता, जैसे कि विदेशी अथवा प्रजातीय जाति समूह। जहां तक प्रवासी और अन्य जातीय सांस्कृतिक समूहों पर एकीकरण के लिए दबाव बनाने का प्रश्न है, राष्ट्र की सदस्यता के लिए वांछित सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण को एक अलग अर्थ में समझना होगा। इनमें प्राथमिक स्तर पर संस्थानिक और भाषाई एकीकरण सम्मिलित होता है, न कि किन्हीं विशिष्ट प्रथाओं, धार्मिक विश्वासों और जीवन शैली को अपनाया जाता है। सार्वजनिक संस्थाओं को जातीय सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की पहचान और प्रथाओं को समायोजित करने के लिए अनुकूलन करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं बहुसंस्कृतिवाद के सैद्धांतिक पक्ष की। स्टूडेंट, बहुसंस्कृतिवाद सैद्धांतिक पक्ष में समानता का समर्थन करते हैं। संस्कृति को बहुसंस्कृतिवादियों के द्वारा एक प्रणाली वैज्ञानिक तर्क के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये उदारवादियों द्वारा स्वायत्तता जैसी उदारवादी मूल्यों के लिए आधार के रूप में प्रयुक्त होता है। समुदायवादी विचारधारा में तत्कालीन योगदान के रूप में बहुसंस्कृतिवाद के प्रमुख समर्थक हैं आइरिस यंग और भिखु। प्रजातांत्रिक सिद्धांतवादी आइरिस यंग तर्क देती हैं कि सामाजिक समूह हमारी पहचान को तर्क देने वाले संदर्भ प्रदान करते हैं जिसका वे एक भाग होते हैं। उनके समूह के साथ अन्य लोगों द्वारा किया जाने वाला व्यवहार व्यक्तियों को प्रभावित करता है। संस्कृत किसी समूह का एक आवश्यक हिस्सा है और व्यक्ति की पहचान बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यंग समाज की व्यक्तिगतता पर प्राथमिकता का दावा करता है। एक समुदायवादी के रूप में पारेख भी संस्कृति को महत्व देता है और व्यक्ति की पहचान के गठन में संस्कृति के महत्व को स्वीकार करता है। स्टूडेंट, ये हमारा बहुसंस्कृतिवाद टॉपिक था जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा और आपके एग्ज़ाम में इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो, और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आपके और भी सारे फ्रेंड्स इसे स्टडी कर सकें। और हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आप सभी के सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्टूडेंट, अगले क्लास में हम आपके लिए उत्तर आधुनिकतावाद पे इस टॉपिक पे हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। थैंक यू।